तो आज हम एनालिटिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे और रियल एनालिसिस में एनालिटिक फंक्शन का मतलब क्या होता है ये भी आज हम समझेंगे। तो पहले हम कॉम्प्लेक्स में एनालिटिक फंक्शन की बात कर लेते हैं। एक फंक्शन डिफाइन किया गया है डी से सी पे, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जेड नॉट जो है वो डी का एलिमेंट है, जो कि इसका इंटीरियर पॉइंट है, ये होना ज़रूरी है। जेड नॉट बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ डी, दैट इज नेबरहुड ऑफ जेड नॉट कंटेन हो डी में। देन जेड नॉट इज सेड टू बी रेगुलर पॉइंट ऑफ एफ if there exists delta greater than 0 such that f dash z exists for all z belongs to z minus z नॉट लेस देन डेल्टा। यानी z नॉट जो है उसको हम रेगुलर पॉइंट तब बोलेंगे जब वो d का इंटीरियर पॉइंट हो और उसके अराउंड, यानी वहाँ पे एक हमें डेल्टा ऐसे मिल जाए जिसके अराउंड अगर हम डिस्क बनाएं तो उसमें एफ डैश एग्जिस्ट करता हो। यानी इस डिस्क का अगर कोई भी पॉइंट लें तो एफ डैश जेड जो है वो एग्जिस्ट करता हो, तो इस जेड नॉट को हम बोलेंगे रेगुलर पॉइंट। आगे देखते हैं। देन जेड नॉट इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड एंड एफ इज एनालिटिक ऑन डी इफ एवरी पॉइंट ऑफ डी इज अ रेगुलर पॉइंट। तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक होगा डी पर अगर डी का हर एक पॉइंट क्या हो, रेगुलर पॉइंट हो। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये जो एनालिटिक फंक्शन है ना, ये क्या है, डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी है, यानी पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी नहीं है। डिफरेंशियबिलिटी क्या है कि किसी पॉइंट पे हम चेक करते हैं, एनालिटिक क्या है कि पॉइंट पे हम चेक नहीं करते हैं, ठीक है। या ये पूरे डोमेन पे होना चाहिए। और फंक्शन का एनालिटिक होना जो है ना, ये नेसेसरी कंडीशन है डिफरेंशियबिलिटी की। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो फंक्शन एनालिटिक नहीं हो सकता। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब भी हम ये नहीं कह सकते कि वो फंक्शन एनालिटिक होगा। एनालिटिक होने के लिए क्या है कि डी का हर एक पॉइंट रेगुलर पॉइंट होना चाहिए। और रेगुलर पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि उस पॉइंट को हम रेगुलर पॉइंट बोलेंगे जिसके अराउंड एक हमें नेबरहुड मिल जाए जिसमें एफ डैश जेड क्या हो, एग्जिस्ट करता हो। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल किस तरह से दे रखा है हमारा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू मॉड जेड स्क्वायर, ठीक है। इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। मॉड जेड स्क्वायर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जेड इंटू जेड बार। अब यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। और हम जानते हैं कि अगर फंक्शन पॉलिनोमियल है तो उसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन हो जाती है सी आर इक्वेशन डिफरेंशियबिलिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सी आर इक्वेशन अगर निकालें तो यू एक्स हमारा क्या दे रखा है, यू ये हमारा क्या है, रियल पार्ट है। चूंकि आई इन्वॉल्व नहीं है तो इसका मतलब ये हमें यू दे रखा है। सी आर इक्वेशन क्या होती है, यू एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई, यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस वी एक्स। और यू हमें किस तरह से दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और वी हमें किस तरह से दे रखा है, जीरो दे रखा है। यानी इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, आई इंटू जीरो, ठीक है। यू एक्स हमारा क्या आ जाएगा, टू एक्स आ जाएगा। वी वाई हमारा क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो जब हम दोनों को इक्वल करेंगे तो एक्स हमें क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यू वाई निकालें तो यू वाई हमारा क्या आएगा, टू वाई। और वी एक्स हमारा क्या आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। और यहाँ पे ये सी आर इक्वेशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो ये यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस वी एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को इक्वल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और ये इम्प्लाई करेगा कि पूरा z जो है वो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, क्योंकि z क्या है हमारा x प्लस आई वाई। और x भी जीरो है, y भी जीरो है, तो z क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। तो ये फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल है, जहाँ पर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। और सी आर इक्वेशन कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, जीरो कॉमा जीरो पे। एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है सी आर इक्वेशन का, वो क्या होता है हमारा, डेल एफ अपॉन डेल जेड बार क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और ये हमारा आसान ज़्यादा हो जाता है क्योंकि अगर हम इसको लेकर चलें, ठीक है, तो डेल एफ अपॉन डेल जेड बार जीरो होना चाहिए। तो अगर हम इसका जेड बार के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। और यहाँ से देखो ये हमें जेड इज इक्वल्स टू डायरेक्ट जीरो मिल गया। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अगर फंक्शन जो है एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका हम कोई भी नेबरहुड लें, चाहे कितना भी छोटा लें चाहे कितना भी बड़ा लें, उसके नेबरहुड में कहीं भी फंक्शन जो है ना एफ डैश एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो एफ हमारा एनालिटिक नहीं हो सकता। यहाँ से एक हम रिजल्ट जान लेते हैं कि अगर फंक्शन जो है वो काउंटेबली इनफाइनाइट पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं हो सकता।
तो ये हो गई हमारी एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन होती है जो एनालिटिक फंक्शन के लिए यूज़ की जाती है, वो क्या है, और वो डेफिनेशन हमारी किस तरह से है कि f इज सेड टू बी एनालिटिक इफ देयर एग्जिस्ट अ पावर सीरीज विच कन्वर्जेस टू f। यानी अगर कोई भी पावर सीरीज हमें मिल जाए और वो फंक्शन पे कन्वर्ज करती हो तो वो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, एनालिटिक हो जाता है। और यहीं से हम कह सकते हैं कि रियल एनालिसिस में फंक्शन की जो है वो क्या होती है, डेफिनेशन एनालिटिक होने की। तो रियल एनालिसिस में हम एक फॉर्म लिखते हैं, मैक्लोरिन फॉर्म, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स, एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ ऑफ ज़ीरो, यहाँ पे ये डैश लगेगा, ये डबल डैश लगेगा, इस तरह से। अब इसके लिए हमें एक इस तरह की पावर सीरीज मिल जा रही है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। तो रियल एनालिसिस में एनालिटिक फंक्शन की नेसेसरी कंडीशन क्या है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यानी अगर कोई फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन जो है उसको हम एनालिटिक बोलेंगे रियल एनालिसिस में, ठीक है। एफ डैश एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे अगर हम फंक्शन लेते हैं कांस्टेंट फंक्शन सी, ये भी हमारा एनालिटिक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, ये भी एनालिटिक है। साइन एक्स, कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी हैं ये सारे क्या हैं, एनालिटिक फंक्शन है। तो इस तरह से हम रियल एनालिसिस में भी एनालिटिसिटी की बात करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।